लखनऊ स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव और नौजवान साथी। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिला है। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश को बहुत कुछ दिया, लेकिन एक बात जो इस देश के भविष्य के लिए अनिवार्य है और जिसके लिए बाबा साहेब समर्पित थे, एक प्रकार से उसके लिए वो जिए थे, उसके लिए वो जूझते थे, और वो बात थी शिक्षा। वो हर किसी को यही बात बताते थे कि अगर जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति का अगर कोई रास्ता है तो शिक्षा है। अगर जीवन में संघर्ष का अवसर आया है तो संघर्ष में भी विजयी होकर निकलने का रास्ता भी शिक्षा है। और उनका मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये संघर्ष अपने आप के साथ भी करना होता है, अपनों के साथ भी करना होता है और अपने आसपास भी करना पड़ता है। लेकिन ये तब संभव होता है जब हम शिक्षित हो, और उन्होंने अपने मंत्र के पहले शब्द भी शिक्षित बनो कहा था। बाबा साहेब अंबेडकर भगवान बुद्ध की परंपरा से प्रेरित थे। भगवान बुद्ध का यही संदेश था, अपर दीपो भवः, अपने आप को शिक्षित करो। पर प्रकाशित जिंदगी अंधेरे का साया लेकर के आती है और स्वप्रकाशित जिंदगी अंधेरे को खत्म करने की गारंटी लेकर के आती है, और इसलिए जीवन स्वप्रकाशित होना चाहिए, स्वयं प्रकाशित होना चाहिए, और उसका मार्ग भी शिक्षा से ही गुजरता है। लेकिन कभी कभार बाबा साहेब अंबेडकर को समझने में हम बहुत कम पड़ते हैं। वह ऐसा विराट व्यक्तित्व था, वो ऐसा वैश्विक व्यक्तित्व था, वो युग युगांतर से संपर्क प्रभाव पैदा करने वाला व्यक्तित्व था कि जिसको समझना हमारी क्षमता के दायरे से बाहर है। लेकिन जितना हम समझ पाते हैं वो संदेश यही है। हम कल्पना करें कि हमारे जीवन में कुछ कठिनाई हो, कुछ कमी हो और उससे फिर कुछ निकलने का इरादा हो, तो हम कितने छटपटाते हैं। सबसे पहले शिकायत से शुरू करते हैं या कहीं से मांगने के इंतजार में रहते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन देखिए, हर प्रकार की कठिनाइयाँ, हर प्रकार की उपेक्षा, हर प्रकार का अपमान। न पारिवारिक बैकग्राउंड था कि जिसमें शिक्षा संभव हो, न सामाजिक रचना की अवस्था थी कि इस कोख से जन्मे हुए व्यक्ति को शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। संकट अपरंपार थे, लेकिन इस महापुरुष के भीतर वो ज्योत थी, वो तड़प थी, वो सामर्थ्य था। उन्होंने शिकायत में समय नहीं गंवाया, रोते बैठने का पसंद नहीं किया। उन्होंने राह चुनी, संकटों से सामना करने की, सारे अवरोधों को पार करने की, उपेक्षा के बीच भी, अपमान के बीच भी, अपने भय भीतर के बीच जो संकल्प शक्ति थी उसको विचलित नहीं होने दिया, और आखिर तक उन्होंने करके दिखाया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, हम ज़्यादातर तो जानते हैं कि वो संविधान के निर्माता थे, लेकिन अमेरिका में वो पहले भारतीय थे जिसने अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की थी। और उनके सामने दुनिया में हर जगह पर व्यक्ति के जीवन के सुख वैभव के लिए सारी संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन उन्होंने खुद के लिए जीना पसंद नहीं किया, वरना वो जी सकते थे। दुनिया के हर देश में उनका स्वागत और सम्मान था। उन्होंने सब कुछ पाने के बाद ये सब समर्पित कर दिया इस भारत माता को। वापस आए और उसमें भी उन्होंने तय किया कि मैं अपने जीवन काल में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके लिए मेरी जिंदगी काम आए, मैं खपा दूंगा, और वो जीवन भर ये करते रहे। हम अंबेडकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं। माँ बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं उस समय उसे जितना आनंद होता है, उससे ज़्यादा आनंद अपना संतान, बेटा या बेटी शिक्षित दीक्षित होकर के समाज जीवन में प्रवेश करता है। आज की पल वो आपके जन्म के समय आपके माँ बाप को जितना आनंद हुआ होगा, उससे ज़्यादा आनंद का पल उनके लिए होगा जबकि आप जीवन के एक महत्वपूर्ण कालखंड को पूर्ण करके एक जीवन के दूसरे कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह की परंपरा पहला उल्लेख तैत्रिक उपनिषद में नजर आता है। हजारों वर्ष पहले सबसे पहले दीक्षांत समारोह का उल्लेख तैत्रिक उपनिषद में है, जब गुरुकुल में शिष्यों को दीक्षा दी जाती थी, और तब से लेकर के विश्व में हर समाज में दीक्षांत समारोह की एक परंपरा है। और यहाँ से जब जाते हैं तो आपको ढेर सारे उपदेश दिए जाते हैं, बार बार दिए जाते हैं। आपको क्लासरूम में भी कहा गया, बार बार दिए जाते हैं। आपको क्लासरूम में भी कहा गया है, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आपको भी लगता होगा बहुत हो गया भाई, हमको हमारे पर छोड़ दो, और इसलिए आपको क्या करना क्या नहीं करना ये अगर मुझको समझाना पड़े, आपकी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा वो हो जो करनीय और अकरणीय के भेद भली भांति आपको सिद्धहस्त होना चाहिए, और वो किताबों से ही आता है, ऐसा नहीं है। किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है, और आजकल तो गूगल गुरु के सारे विद्यार्थी हैं। क्लासरूम में जो उनका टीचर है उससे बड़ा गुरु गूगल है। हर सवाल का जवाब वो गूगल गुरु से पूछते हैं और वो जवाब देता है। एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन का युग है, जिसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। लेकिन कठिनाई ये है, इन्फॉर्मेशन के स्रोत इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसमें से छांटना, मेरे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है और मेरे लिए वो कौन सी इन्फॉर्मेशन उपयोगी है, जिसके माध्यम से मैं समाज के लिए काम आ सकूं या अपने जीवन में कुछ कर दिखाऊं, ये छांटना मुश्किल होता है। और वो छांटने के लिए, इन्फॉर्मेशन में से अपने उपयुक्त चीज़ें छांटने के लिए जो विधा चाहिए, वो विधा यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में अपने शिक्षकों से पढ़ते पढ़ते मिलती है। आप उस विधा को प्राप्त करके अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं।
कभी हमें लगता होगा कि मैंने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ता था इसलिए मुझे मेडल मिल रहा है, इसलिए मुझे डिग्री प्राप्त हो रही है। किसी को ये भी लगता होगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मुझे अवसर दिया, मैं आज पढ़ लिख कर के स्थान पर पहुंचा, माँ बाप के प्रति अच्छा भाव जागता होगा। किसी को ये भी लगता होगा कि आज मेरे गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया, उसके कारण मैं यहाँ पर पहुंचा। हर कोई अपनी अपनी सोच के दायरे से उसको लगता होगा कि मैं जहाँ पहुंचा रहा हूँ वहाँ किसी न किसी का योगदान है, लेकिन हमें जो दिखता है उससे भी परे एक बहुत बड़ा विश्व है जिसने भी मुझे ये डिग्री पाने तक कोई ना कोई सहायता की है। हो सकता है कभी ना मैंने उसको देखा हो, कभी ना मैंने उसको सुना हो, लेकिन उसका भी कोई ना कोई योगदान है। क्या कभी सोचा है, मैं जो किताब पढ़ता था, मैं जो नोटबुक में लिखता था, वो कागज़ किसी कारखाने में बना होगा। कोई मजदूर होगा जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो बेचारा पैसा नहीं खर्च पाया था, लेकिन मेरे लिए कागज़ बनाता था, वो कागज़ किसी फैक्ट्री में गया होगा। कोई तो गरीब बेटा होगा जो प्रिंटर के यहाँ नौकरी करता होगा, हमारे लिए वो कंप्यूटर पर टाइपिंग करता होगा, हमारे किताब तैयार करता होगा। कोई गलती न रह जाए, वो ग्रेजुएट हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन टाइपोग्राफी में कोई गलती न रह जाए, वरना आने वाली पीढ़ियां अशिक्षित रह जाएंगी, गलतियों वाला पड़ेगी। ये चिंता उस व्यक्ति ने की होगी जिसको कभी कॉलेज के दरवाजे देखने का अवसर नहीं मिला होगा, तब जाकर के वो किताब मेरे हाथ में आई होगी और तब जाकर के मैं पढ़ पाया। समाज के कितना हम पर कर्ज होता है। अरे इसी कैंपस में अगर आप रहते होंगे, एग्जाम होगी, रैकेट ब्रेक करने का इरादा होगी, रात रात पढ़ते होंगे और कभी रात को 2 बजे मन कर गया होगा यार चाय मिल जाए तो अच्छा होता, और फिर कमरे से बाहर निकल करके किसी पेड़ के नीचे कोई चाय बेचने वाला सोया होगा तो उसको जगाया होगा, यार आज सुबह कल पढ़ना बहुत है, एक चाय बना दो। ठंड लगती होगी, बुढ़ापा होगा, लेकिन उसने जग करके आपके लिए चाय बनाई होगी। आप पढ़ लिख करके कितने ही बड़े बाबू बन जाएं, उसके लिए कुछ करने वाले नहीं हो, उसको पता है, लेकिन आपकी इच्छा है कुछ बनने की और उसकी रात खराब होती है और चाय आपके काम आ जाती है तो उसका आनंद उसे और होता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जहाँ भी हैं, जो कुछ भी हैं, जो भी बनने जा रहे हैं, अपने कारण नहीं बनते हैं। ये पूरा समाज है जिसके छोटे से छोटे व्यक्ति का हमारे लिए कोई ना कोई योगदान है, तब जाकर के हमारी जिंदगी बनती है। इस दीक्षांत समारोह से मैं जा रहा हूं तब ये यूनिवर्सिटी की दीवारें, ये क्लासरूम की दीवारें, ये टीचर, ये किताबें, ये लेसन, ये एग्ज़ाम, ये रिजल्ट, ये गोल्ड मेडल, क्या मेरी दुनिया वहीं सिमट कर रह जाएगी? जी नहीं, मेरी दुनिया वहां रह कर के नहीं सिमट सकती। मैं तो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से निकला हूं, जो इंसान दुनिया की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था, लेकिन मन कर गया हिंदुस्तान वापस जाऊंगा और अपने आप को देश के गरीबों के लिए खपा दूंगा। अगर उस यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी हूँ, देश के गरीबों के लिए खपा दूंगा। अगर उस यूनिवर्सिटी का मैं विद्यार्थी हूँ, मैं भी किसी के लिए कुछ कर गुजरूं, ये जीवन का संदेश लेकर के मैं जा सकता हूँ। लेना, पाना, बनना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, इसके लिए रास्ते भी बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल होता है कुछ करना। लेना, पाना, बनना मुश्किल नहीं है, कुछ करना, कुछ करने का इरादा, उस इरादे को पार करने के लिए जिंदगी खपाना, ये बहुत कठिन होता है। और इसलिए आज जब हम जा रहे हैं तब कुछ करने के इरादे से निकल सकते हैं क्या? अगर कुछ करने के इरादे से निकल सकते हैं तो क्या बनते हैं, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। वो करने का संतोष इतना है, वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देगा, कुछ ना कुछ बना ही देगा। और इसलिए जीवन को उस रूप में जीने का, पाने का प्रयास, जिंदगी से जूझना सीखने चाहिए दोस्तों। दुनिया में जितने भी महापुरुष हमने देखे हैं, हर महापुरुष को हर चीज़ सरलता से नहीं मिली है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको मक्खन पर लकीर करने का सौभाग्य होता है, ज़्यादा वो लोग होते हैं जिनके नसीब में पत्थर पर ही लकीर करना लिखा होता है। और इसलिए जीवन की शुरुआत अब होती है। अब तक तो आप प्रोटेक्टेड थे, माँ बाप की अपेक्षा थी तो भी मन बना लेते थे कि यार बेटा अभी पढ़ता है, ज़्यादा बोझ नहीं डालते थे। आप भी यूनिवर्सिटी में थे, कुछ कठिनाई होती थी, यार दोस्तों से पूछ लेते थे, टीचर से बात कर लेते थे, फैकल्टी मेंबर से पूछ लेते थे। एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, किसी बात की ज़रूरत पड़े कोई ना कोई हाथ फेराने के लिए था। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद वो सब समाप्त हो जाएगा। अब कोई आपकी चिंता नहीं करेगा। अचानक कल तक आप विद्यार्थी थे, सारी दुनिया आपका ख्याल करती थी। आज विद्यार्थी पूरे हो गए, नई जिंदगी की शुरुआत हो गई, सारी दुनिया का आपकी तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। माँ बाप भी पूछेंगे बेटा आगे क्या है, कुछ किया क्या, कुछ सोचा क्या? 3 महीने के बाद कहेंगे क्यों भाई कुछ हो नहीं रहा क्या, भटकते हो क्या, कुछ काम पर लगो। ये होना है, यानी जीवन की कसौटी अब शुरू होती है। और जीवन की कसौटी अब शुरू होती है तब हर पल हमें वो बातें याद आती हैं जब क्लासरूम में टीचर ने कहा था, तब वो बात मजाक लगती थी। अब जब जिंदगी के दायरे में कदम रखते हैं तब लगता है कि यार टीचर उस दिन तो कहते थे, उस दिन तो मजाक किया, लेकिन आज जरूरत पड़ गई, हर बात याद आएगी और वही जिंदगी जीने का सबसे बड़ा सहारा होता है। एक विश्वास के साथ चलें, मैंने जो कुछ भी जीवन में पाया है, इस कसौटी में उसकी धार और तेज होगी। मैं कुटिल नहीं होने दूंगा, मैं अपने आप को निराशा की गर्त में डूबने नहीं दूंगा।
मैं संकटों के सामने जूझते हुए जीवन का एक रास्ता ढूंढूंगा। ये मनोविश्वास बहुत आवश्यक होता है। विफलताएं आती हैं जीवन में, लेकिन कभी कभी अगर सफलता का खाद कोई करता है तो असफलता ही तो सफलता का खाद बनती है, वही फर्टिलाइजर का काम करती है। असफलताओं से डरना नहीं चाहिए और यार दोस्तों के बीच में शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन चिंता तब होती है जब कोई असफलता से सीखने को तैयार नहीं होता है, फिर उसकी जिंदगी में सफलता दरवाजे पर दस्तक नहीं देती है। और इसलिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक जो होता है वो होता है असफलताओं से सीखना कैसे है, असफलताओं में से भी ऊर्जा कैसे प्राप्त करनी है। और जब ज़्यादातर वो लोग सफल होते हैं जो असफलताओं को भी अपनी सफलता की सीढ़ी में परिवर्तित करती हैं। मुझे विश्वास है आपने यहाँ जो 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी समय बिताया होगा, जो कुछ भी प्राप्त किया होगा, वो आपको जीवन में आने वाले हर मोड़ पर अच्छी अवस्था में स्थिरता दें, पूरे समय संतुलन दें। मैं नहीं मानता हूँ जीवन में कभी निराश होने का अवसर आएगा। संतुलित जीवन भी बहुत आवश्यक होता है। अच्छाई में जो बहक न जाए और कठिनाई में जो मुरझा न जाए, वही तो जिंदगी होनी चाहिए। और इसलिए उस भाव को लेकर के चलते हैं तो जीवन में कुछ बना करके दिखाना चाहिए। मैं आज जब नौजवानों के बीच में खड़ा हूं तब एक तरफ मेरे जीवन में इतना बड़ा आनंद है क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान का सदी है। और 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी इसलिए है कि भारत दुनिया का सबसे जवान देश है। 65% नौजवान 35 साल से कम उम्र के हैं। ये देश जवान है, इस देश के सपने भी जवान है, इस देश के संकल्प भी जवान है और इस देश के लिए मर मिटने वाले भी जवान है। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे इस देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा, इस देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उसके परिवार पे क्या बीती होगी। माँ भारती ने अपना एक लाल खोया। कारण अपनी जगह पर होंगे, राजनीति अपनी जगह पर होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि माँ ने एक लाल खोया। इसकी पीड़ा मैं भली भांति महसूस करता हूँ। लेकिन हम इस देश को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां नया उमंग हो, नया संकल्प हो, नया आत्मविश्वास हो, संकटों से जूझने वाला नौजवान हो और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने का हमारा अविरत प्रयास है। उस प्रयास को आगे लेकर के आगे चलना है। ये बात सही है कि जिंदगी में 2 क्षेत्र माने गए विकास के हमारे देश में ज्यादातर, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एक तरफ सरकार की PSUs है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के बिना ये देश आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आर्थिक विकास के सपने देखे थे, उन सपनों की पूर्ति करनी है तो निजी क्षेत्र का अत्यंत महत्व है। और मैं निजी क्षेत्र कहता हूँ मतलब मेरी परिभाषा अलग है। हर इंडिविजुअल अपने पैरों पर कैसे खड़ा रहे। मेरे देश का नौजवान जॉब सीकर ना बने, मेरे देश का नौजवान जॉब क्रिएटर बने। अभी कुछ दिन पहले मुझे दलित उद्योगकारों के सम्मेलन में जाने का अवसर मिला और एक अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स चलता है जिसमें सारे दलित उद्योगकार हैं और मुझे वो दृश्य देख करके इतना आनंद हुआ। मैंने देखा यहाँ ये बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना मुझे यहाँ नजर आता है। इस देश में स्वरोजगारी का सामर्थ्य कैसे बढ़े और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इसको बल दे रहे हैं। हमने बैंकों को सूचना दे करके रखी है। देश में 1.25 लाख ब्रांच है बैंकों की, 1.25 लाख। हमने उनको कहा है कि आप एक ब्रांच, एक दलित या उस इलाके में ट्राइबल है तो एक ट्राइबल और एक महिला, उनको स्टार्टअप के लिए पैसे दे, 20 लाख, 50 लाख दे और विदाउट गारंटी दे। इनोवेशन करने के लिए, नई चीज़ करने के लिए उसको प्रेरित करे और वो अपने पैरों पर खड़ा हो, बाद में 2, 5, 10 लाखों को रोजगार देने वाली ताकत वाला बने। समस्याओं के समाधान के लिए इनोवेशन लेकर के, नई चीज़ लेकर के आए। अगर सभी बैंक की ब्रांच इस काम को करे तो 2.5 लाख, 3 लाख लोग एक साथ नई पीढ़ी के नौजवान व्यावसायिक जगत में, उद्योग जगत में, इनोवेशन की दुनिया में एंटर हो सकते हैं। और इसलिए मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का एक बड़ा अभियान चलाया है। मैं चाहता हूं नौजवानों को करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ इरादा चाहिए, बाकी व्यवस्थाएं अपने आप जुड़ जाती है। आज आप यहां से निकल रहे हैं, उसी इरादे के साथ निकले, कुछ पाकर के निकले और कुछ देने के लिए निकले। और मैंने जैसे कहा, एक बहुत बड़ा जगत है जिसके कारण मैं कुछ बन रहा हूं, उस जगत के लिए जिए, उनके लिए कुछ करे। यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।